So, student, today we are going to discuss another very important topic that is related with the industrial exposure. जो हमारे पास कहलाता है जिसको हम कहते हैं दैट इज अ निमोकोनियोसिस। ठीक है बच्चों। तो निमोकोनियोसिस के अंदर हम देखेंगे एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर से क्या हो सकता है, ब्रिलियोसिस ब्रिलियम से, उसके बाद कोयला से एक्सपोजर हो तो क्या हो सकता है, उसके बाद सिलिका जो कि सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिलिकोसिस का पता होना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो ARDS और आगे स्लीप एपनिया वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है डेट इज अ निमोकोनियोसिस। तो बच्चों सबसे पहले तो सर हमें पता होना चाहिए कि जो निमोकोनियोसिस है इसका मतलब क्या होता है। बच्चों निमोकोनियोसिस का मतलब होता है कि अगर आपके लंग्स कंप्रोमाइज हो जाएं, ठीक है, और वो कंप्रोमाइज क्यों हो जाएं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स। क्या मैं कह रहा हूं कि सर अगर पेशेंट का एक लॉन्ग टर्म काफी अरसे से एक टॉक्सिन मालिक्यूल के साथ टॉक्सिन मालिक्यूल के साथ उसका एक्सपोजर है, और वो एक्सपोजर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली उसके लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, अकेमुलेट हो रहा है। तो जब वो कंटिन्यूसली वो वाला टॉक्सिन, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ एस्बेस्टोस हो सकता है, बेरिलियम हो सकती है जो कि मेटल है, कोयला हो सकता है अगर वो कोयल माइन के अंदर काम करता है, उसके बाद उसमें एस्बेस्टोस है, लास्ट वाला हमारे पास सिलिकोसिस है। ठीक है। तो अगर ये पेशेंट के लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाए, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये मेनली क्या चीज करते हैं बच्चों। अगर ये आपका एलोविलाई है एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव द कैपिलरी, तो इन दोनों के दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाकर क्या होते हैं, ये वाले टॉक्सिन से डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, देयर इज अ नो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन योर ब्लड and your the alveoli, and if there is no gaseous exchange it can lead towards the gaseous compromise as well, respiratory failure, and as well as there is a no expansion of these alveoli, and if there is no expansion of these alveoli it can lead towards the restrictive lung disease। तो ये हमारे पास बच्चों टॉक्सिन जब आपके पास कंटिन्यूसली डिपॉजिट होंगे आपके एल्यूविलाई और इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर, तो ये क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का कराएंगे, जो कि आपको मैंने उस दिन जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज आपको पढ़ा रहे थे, तो आई गेस तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर मैंने आपको यही डिजीज पढ़ाई थी, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर, जब आई थिंक ये नीचे लिखा होगा, ठीक है, निमोकोनियोसिस। तो आज इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको वो रिस्ट्रिक्टिव वाला जो पेज है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब आते हैं सर कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जिनके साथ पेशेंट के साथ अगर एक्सपोजर हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो मैनिफेस्टेशन है पेशेंट उनके साथ प्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहले बच्चों आता है एस्बेस्टोस। Kindly never forget about the asbestos because this toxin is very 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 important for your USMLE exam and for your NR exam as well। बट यूएसएमएलई के अंदर ना इसको ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सी डेंजरस पैथोलॉजीज आती हैं जिसमें हमारे ट्यूमर्स होते हैं डिफरेंट टाइप। तो एस्बेस्टोस को काइंडली ना भूलिएगा। अब देखें जी, एस्बेस्टोस सबसे पहले हम जो भी टॉक्सिन होगा ना हम देखेंगे कि सबसे पहले वो कहाँ पर पाया जाता है, कि हमारे पास वो शिप बिल्डिंग्स के अंदर जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उनसे वो टॉक्सिन्स आता है, या कॉयल माइन से आता है, या सैंड से आता है जैसे आपका सिलिका आता है, और जहाँ हमारे पास ब्रिलियम जो कि मेटल्स की इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर हो तो वहां से आते हैं, तो उससे ब्रिलियोसिस हो सकती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का एक्सपोजर क्या है। अगर मैं आपके पास 40-45 साल का बंदा रिस्पिरेटरी फेलियर के साथ आ रहा है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला है, लंग्स उसके सही से एक्सपैंड नहीं हो रहे, हाइपोक्सिया है, हाइपर कैपनिया है, इस तरह की सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहा है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, वेट उसका लॉस हो रहा है, तो बच्चों आपने सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर ना उसकी, जब भी आपने ये रिस्पिरेटरी सिस्टम की आपने हिस्ट्री लेनी तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपने जरूर पूछना है, आपने उसका प्रोफेशन जरूर पूछना है कि भाई आप काम एक्चुअली में क्या करते हो। तो अगर वो पेशेंट आपको किसी भी टॉक्सिन के साथ एक्सपोजर वाला कोई वर्क आपको बताएगा ना, तो आपने जरूर उसको कंसिडर करना है कि यार इस पेशेंट के अंदर निमोकोनियोसिस हो सकती है। ठीक है। तो लेट्स सपोज सर अगर एक पेशेंट हमारे पास शिप बिल्डिंग करता है, या आपके पास जो हम घरों के अंदर ये इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, शायद पाकिस्तान के अंदर तो ये ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये किर्गिस्तान कजाकिस्तान इनके अंदर जो घर बनते हैं ना, आपने अक्सर देखा वो गत्ते आसा ना जो होता है वो इम्प्लांट कर रहे होते हैं वॉल्स के अंदर। और वो क्यों कर रहे होते हैं भाई, जाहिर बात है वहां पर टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है, -20-30 तक पहुंच जाता है। तो इंसोलेशन जो होती है वॉल्स की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इंसोलेशन के अंदर आपने देखा होगा यार वो गत्ते से अक्सर लगा रहे होते हैं, तो वो जो गत्ते से होते हैं बच्चे उनके अंदर एस्बेस्टोस होता है। तो अगर कोई बंदा उस तरह का काम करता है इंसोलेशन वाला और आपके पास वो निमोकोनियोसिस की सिम्टम के साथ आएगा, तो आपने कंसिडर करना है कि भाई इसका एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर था। ठीक है बच्चों। एस्बेस्टोस को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर सर, रूफ और वॉल्स के अंदर जो हम इंसोलेशन करते हैं, ठीक है जी, छतों के ऊपर भी वो ये वाले इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एस्बेस्टोस जो है ना ये रूफ्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
तो जो चीज रूफ के अंदर प्रेजेंट होगी ना, ऊपर से जो चीज आएगी वो आपके जो लोअर लंग्स है ना उनको अफेक्ट करती है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि अगर कोई चीज ऊपर से आएगी ना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एस्बेस्टोस है वो रूफ के अंदर इस्तेमाल होती है और वो ऊपर से आपके लंग्स के अंदर आ रही है, तो आपके जो लंग्स के लोअर लॉब्स है ना बच्चों, वो ज्यादातर इफेक्टेड होते हैं। लंग्स के जो ये लोअर लॉब्स है ना बच्चों, ये ज्यादातर इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो एस्बेस्टोस वाला पेशेंट है ये ज्यादातर आपके लोअर लॉब्स के साथ अफेक्टेड सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है एस्बेस्टोस फ्रॉम द रोज फॉर कॉमन इन द इंसोलेशन बट इफेक्ट्स द बेस। देखा, हमारे जो लोअर लॉब्स है ये उनको इफेक्ट करता होता है। बट ऑन दी अदर हैंड बच्चों, जो सिलिका है, कोल है, बैरिस है, मतलब इनसे ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये इफेक्ट ये कहाँ से निकलते हैं? ये जमीन से निकल रहे हैं। देखो सिलिका रेत भी जमीन से है, कोयला भी आपके पास क्या है, जमीन से निकलता है। ये जो चीजें नीचे से निकल रही हैं वो आपके अपर लॉब्स को क्या कर रही हैं, अफेक्टेड कर रही हैं। तो एस्बेस्टोस वाला जो पेशेंट है जिसका एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर होगा, आपने उसके लोअर लोब्स को अच्छे से देखना है। और अगर किसी का सिलिका या कोल के साथ एक्सपोजर है तो आपने उसके एक्सरे के ऊपर जो अपर लोब्स हैं उनको काइंडली देखिएगा, ज्यादातर वही अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी, एस्बेस्टोस को हम अब डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें पेशेंट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्या क्या मैनिफेस्टेशन आ सकती हैं, क्या क्या इसके रिस्क हैं, इसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, इसके अंदर हम कौन सा डायग्नोस करने के लिए कौन सा हम स्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है बच्चों, तो हम एस्बेस्टोस के अंदर ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने लिखा एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज। एस्बेस्टोस से जो रिलेटेड डिजीज उसको हम एस्बेस्टोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिलियम के साथ है तो ब्रिलियोसिस, इसी तरह एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है तो एस्बेस्टोसिस होगी। एस्बेस्टोसिस काजेस एस्बेस्टोस काजेस द एस्बेस्टोसिस। ठीक है, वही डिजीज होगी हमारे पास। और ये एस्बेस्टोसिस के आपकी सर वही पल्मोनी फाइब्रोसिस है कि यहाँ पर भी फाइब्रोसिस हो रही है। वही बात है ना, अगर काइंडली आप नोटिस करो ना, तो ये आपका एलोविलाई है, ये हमारे पास कैपलरी है, और यहाँ पर दरमियान में क्या होता है, ये आपका एस्बेस्टोस आके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डिपॉजिट हो वही थिकनेस काज कर रहा है, वहां पर हमारे पास फाइब्रोसिस हो रही है। ठीक, आगे आते हैं कि सर एस्बेस्टोस काजेज द एस्बेस्टोसिस, जिसके अंदर हमारे पास प्लूरल डिजीज, मेलिग्नेंसिस। देखा कि सर एक तो हमारे पास जो प्लूरा है वो इससे अफेक्टेड होता है, और दूसरे नंबर एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर होने की वजह से आपको डिफरेंट टाइप की ट्यूमर्स का रिस्क जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें मिजोथीलियोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, वो आगे जाके आपको लिखेंगे भी। काइंडली देखिएगा, अगर आपके पास पेशेंट एस्बेस्टोस का है ना, तो एक्सरे मैं आपके साथ एक शेयर भी करूंगा। तो एस्बेस्टोस के सबसे पहले तो आपने देखना है ये लोअर साइड, ये वाला आपने एरिया देखना है, और फिर उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो आपने देखना है ये पेरिफेरी वाला एरिया देखना है। ये देखो, क्योंकि जो आपका एस्बेस्टोस है ये लोअर लोब के अंदर जो उसकी लाइनिंग है, जो उसका प्लूरा है, उसके अंदर एस्बेस्टोस ज्यादातर एक्सपोजर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल डिजीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो सिंपल सी यहाँ पर लिख देते हैं ना, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोस बनाने के लिए ना हमने इनको कंसीडर करना होता है कि आपके पास सेंट्रल कौन सी है, उसके बाद इंट्रा प्लूरल कौन सी है, इंटर पैरेंकाइमल कौन सी है, और प्लूरल डिजीजेस कौन सी हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर उसके लंग्स के अंदर आप देखते हो और उसका प्लूरा अफेक्टेड है ना, तो फिर हम तीन चार चीजों को कंसीडर करते हैं, या प्लूरल अफ्यूजन हो सकती है, निमोथोरेक्स हो सकता है, या अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है जैसे कि एस्बेस्टोस है तो ये भी आपके पास प्लूरल साइड को इन्वॉल्व करता है। अगर पेशेंट स्मोकर है तो उस पेशेंट का आपने ज्यादा सेंट्रलाइज एरिया चेक करना होता है, ये वाला। क्योंकि अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसमें सेंट्रली जो ट्यूमर्स है जैसे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या जो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा ना वो बने होते हैं, तो इसलिए ना जो हमारे पास साइट है ना किसी भी डिजीज की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एस्बेस्टोस की लोअर लोब्स हैं, और लोअर लोब्स की बात क्या है, आपका प्लूरल स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये वाले एरियाज क्या होते हैं बच्चों, इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सर कहाँ कहाँ पर हमारे पास एक्सपोजर होता है। तो बच्चों एस्बेस्टोस आपके पास इस्तेमाल होती है शिप बिल्डिंग के अंदर, रूफिंग के अंदर, एंड प्लम्बिंग के अंदर। काइंडली देखिएगा, अगर आपके पास पेशेंट की कोई हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री इस तरह की है कि वो मतलब रूफिंग की इंसुलेशन करता है, या वो प्लम्बिंग करता है, या वो शिप बिल्डिंग के अंदर है, तो बच्चों आपने एस्बेस्टोस को कंसिडर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं बच्चों कुछ हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन्होंने यहाँ पर लिखी है। दैट इज द इवोरी बाइट। क्या लिखा उन्होंने यहाँ पर, एबोरी बाइट। बच्चों मैं इसकी आपको पुरानी जो फर्स्ट ईयर की बुक थी ना उनके ऊपर एबोरी बाइट उन्होंने ना बनाया हुआ था।
देखिए ये लेटेस्ट के ऊपर इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब वरी वाइट ये है कि जो एस्बेस्टोस जहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है ना, तो एक्यूमुलेट होने के बाद हमें वो व्हाइटिश सा एरिया नजर आ जाता है, मतलब गोल्डन ब्राउन सा, कोई लाइट सा इस तरह का कलर नजर आता है, जैसे हमें ऐसे लगता है जैसे ना कैल्सिफिकेशन यहाँ पर हुई है। तो उस फाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, इवोरी वाइट, ठीक है। कैल्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ द एस्बेस्टोसिस, दैट इज द इवोरी फाइंडिंग। मैं इसकी आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको ना क्लैरिफाई हो जाए। इसके बाद सर क्या है, वही है कैल्सिफाइड, कैल्सिफिकेशन होगी। कोई भी चीज डिपॉजिट होगी ना, कहीं पर भी क्रॉनिक डिजीज होती है, दो तीन चीजें इकट्ठी होती हैं, फाइब्रोसिस, उसके बाद हमारे पास ये कैल्सिफिकेशन, ठीक है। कैल्सिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड विद द कैल्शियम एज वेल। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम, जो कैल्शियम है ना, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। आ गया जी सुप्रा डायाफ्राग्मेटिक एंड द प्लूरल। सुप्रा डायाफ्राग्मेटिक एंड द प्लूरल। तो काइंडली देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर इन्होंने सीटी स्कैन दिया है, तो ये देखो नजर आ रहा है आपको साइडों की तरफ प्लूरल इन्वॉल्व है, प्लूरल एरिया। ये देखें, ये आपका सारा जो प्लूरल एरिया है ना, ये प्लूरल एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। देखें मुझे लॉब्स वाला भी जो एरिया है, वो चले किताबी बात हो वो ज्यादा बेहतर लगती है, लेकिन जब अपने फाइंडिंग्स को देखना होता है ना एस्बेस्टोस की, तो एस्बेस्टोस की काइंडली फाइंडिंग के लिए आपने ना प्लूरल साइड को देखना है। एस्बेस्टोसिस के लिए आपने कौन सी साइड देखनी बच्चों, हमेशा आपने इस प्लूरा को देखना है। तो अगर आपको प्लूरा के अंदर कैल्सिफिकेशन, थिकनेस, फाइब्रोसिस ये नजर है ना, जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया भी हुआ है, ये देखो कैल्सिफिकेशन है, ये भी कैल्सिफिकेशन है, प्लूरा के अंदर कैल्सिफिकेशन हुई है, तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड विद द एस्बेस्टोसिस, ठीक है। तो ये हमें सीटी स्कैन के ऊपर इस तरह की नजर आती है। और ये ज्यादातर प्लूरा, मैं बार बार ये प्लूरा का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो ना, आगे जाके जो मेसोथेलियोमा होता है वो भी आपके पास प्लूरल स्पेस के अंदर ही ट्यूमर होता है, और वो एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है, इसलिए आपने प्लूरल साइड को हमेशा एस्बेस्टोस के साथ रिलेट करवा के याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कि सर इसकी वजह से किस किस चीज का जो रिस्क है ना वो इंक्रीज हो जाता है एस्बेस्टोसिस की वजह से। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर चुका हूँ कि हमारे पास अगर एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बच्चों, इसका रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सर जो बिनाइन ट्यूमर है वो कौन सा होता है बच्चों, बिनाइन ट्यूमर है मीजोथीलियोमा। मीजोथेलियोमा का क्या है रिस्क हमारे पास, और ज्यादा बच्चों इंक्रीज हो जाता है। अब ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने यहाँ पर मिस की हुई है, काइंडली याद रखिएगा। अगर आपके पास पेशेंट कोई है स्मोकर, पेशेंट क्या है, स्मोकर, और स्मोकर के साथ उस पेशेंट का क्या है, एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है, एस्बेस्टोसिस। तो ये आपके यूवर्ट का एमसीक्यूज है, स्मोकर भी है पेशेंट और साथ एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर भी है। तो काइंडली याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा उसके अंदर होगा वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा, स्मोकिंग प्लस एस्बेस्टोसिस। तो कौन सा ट्यूमर है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज्यादा कॉमनली उसके अंदर होता है। हाँ अगर स्मोकिंग नहीं कर रहा, सिर्फ एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है उसका, तो बच्चों उसमें मीजोथेलियोमा का रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो कार्सिनोमाज आपने यहाँ पर याद रखने हैं। सर नेक्स्ट आते इसमें हैं कि स्मोकिंग टाइम और पेशेंट एज भी मैटर करेगी? सर एज तो जाहिर बात है ना, एज तो मैटर, मैंने आपको इसलिए जो एज डिजिट मैंने इस्तेमाल किया था वो मैंने 40-45 साल का इस्तेमाल किया था। ऐसा क्यों है, देखें जी, हमारे पास जो ज्यादातर काम स्टार्ट करते हैं लोग उनकी 24 से 25 साल उम्र होती है, इसी एज के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज वो बंदा 24-25 साल की उम्र के अंदर उसने काम स्टार्ट किया था शिप बिल्डिंग का, अब उसकी एज क्या होगी, 40-45 साल होगी। कितने सालों से एक्सपोजर है बच्चों, 15 से 20 साल के अंदर उसका एक्सपोजर हो रहा है। तो जब 15 से 20 साल साल पेशेंट का एक्सपोजर हो रहा है तो जाहिर बात उसके अंदर एस्बेस्टोसिस हो सकती है। मैंने इसलिए ये वाला जो एज लिमिट है या एज फैक्टर है ये मैंने स्पेसिफिकली इस्तेमाल आपके पास किया है। तो एज मैटर यहाँ पर करेगी, और एज किस हिसाब से आपने देखनी है, एक्सपोजर के साथ कितनी देर एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। तो इस एज लिमिट के साथ जाहिर बात है 15-20 साल तो जरूर होते हैं, और इतना ही एज फैक्टर आपको चाहिए होता है, इतना ही आपको एक्सपोजर चाहिए होता है कोई भी क्रॉनिक डिजीज या एक्यूमुलेटरी या निमोकोनियोसिस का करवाने के लिए, ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो एस्बेस्टोस है इसकी वजह से पेशेंट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो कि डिवेल्प हो सकता है, दैट इज द कैपलान सिंड्रोम। बच्चों कैपलान सिंड्रोम काइंडली याद रखिएगा, पेशेंट आपके पास आएगा एक तो निमोकोनियोसिस के साथ, जैसा कि हमारे पास एस्बेस्टोसिस हो रही है उस पेशेंट के अंदर, और एस्बेस्टोसिस के साथ क्या इंट्रा पल्मोनरी नड्यूल्स बन गए, क्या होंगे उस पेशेंट के, लेट्स सपोज यहाँ पर इस तरह के नड्यूल्स है, मतलब वही आपके पास एस्बेस्टोस एक्सपोजर हो रही है, एक्सपोज करके उसने एस्बेस्टोस ने क्या करवा दी, वहां पर नड्यूल्स बना दी, इस तरह कैमुलेटिव मॉलिक्यूल्स बना दी। अगर पेशेंट आपके पास इंट्रापल्मोनरी नड्यूल्स और उसके साथ आता है आर्थराइटिस के साथ, क्या मैं कह रहा हूँ, इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ द रिस्पिरेटरी फेलियर लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लाइक
नॉन प्रोडक्टिव कफ है, हाइपर कैपनिया है, या उस पेशेंट को हाइपोक्सिया, डिस्निया, टेकिपनिया, इस तरह के सिम्टम के साथ आ रहे हैं। प्लस वो पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे जॉइंट्स में भी पेन होती है। क्या बता रहा है? आपके जॉइंट्स में भी पेन है। तो बच्चों रिस्पायरेटरी फेलियर के साथ अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो डेट इज कॉल्ड द कैप्लान सिंड्रोम। अब ये कैप्लान सिंड्रोम क्यों हो रहा है बच्चों? एस्बेस्टोस जो हमारे पास एक एंटीजन है, उसके खिलाफ जाहिर बात आपकी बॉडी कोई ना कोई एंटीबॉडी तो बनाएगी। अब वो जो एंटीबॉडीज हमारे पास बच्चों बनती हैं, वो एंटीबॉडीज एक तो आपके लंग्स को जाके डैमेज कर रही हैं, दूसरे नंबर आपके पास इस कार्टिलेज जो आपके जॉइंट्स के कार्टिलेज होती है उनको भी डैमेज कर देती हैं। तो जब वो कार्टिलेज आपके जॉइंट्स की बच्चों डैमेज होती हैं तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है? कैप्लान सिंड्रोम हो जाता है। एक इसकी पैथोजेनेसिस ये बताई जाती है, एक इसकी पैथोजेनिक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वाली भी बताई जाती है कि जब भी आपको कोई क्रॉनिक डिजीज होती है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लामेटरी सेल्स को कैमुलेट मतलब एक्टिवेट करते हैं, और वो इन्फ्लामेटरी सेल जब एक्यूमुलेट होती है तो वो डिफरेंट साइड के ऊपर एक्यूमुलेट होकर वहां पर इन्फ्लामेशन काज करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कैप्लान सिंड्रोम, जिसमें निमोकोनियोसिस के साथ अगर आर्थराइटिस इन्वॉल्व हो जाए, अगर आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज द कैप्लान सिंड्रोम। और आपके पास जो एस्बेस्टोसिस है इसके अंदर कैप्लान सिंड्रोम का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये काइंडली बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि सर वही बातें इन्होंने बताई है यहाँ पर कि एस्बेस्टोसिस की वजह से ज्यादातर आपके लोअर जो लोब्स हैं से वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखिए आपके एस्बेस्टोस की हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। एस्बेस्टोस बच्चों हमें नजर आता है कैसा? बॉडीज आर द गोल्डन ब्राउन। मैं आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी ये शायद वर्ड यूज किया था कि जो इसकी बॉडीज अपनी है ना, कि एस्बेस्टोस आपको नजर कैसा आता है बच्चों? ये ब्राउन कलर का नजर आपको आता है, जैसे गोल्ड होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना ये रोड लाइक होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ ना तो ये ऐसे होता है, ब्राउन भी है और ये इस तरह रोड शेप भी है और डंबल शेप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर इन्होंने कहीं नीचे ड्रा किया हो ना, ये देख लो आपके सामने बना नजर आ रहे हैं, ये देखो रोड शेप भी है, उसके बाद ये डंबल शेप भी है। ठीक है, लग रहा है डॉक्टर हनान आपको ये डंबल शेप? ठीक है, अरे तो डंबल ये शेप से आपने राड भी जी नहीं लगता, राड लग रहा है, वो भी नहीं लगता पैसा। मिलता जुलता ही है चेस्ट कंप्रेशन के लिए। जी जी। बड़ा यार वेट दी तो चेस्ट लान है। सर जी मैं चले, 45 kg ला लेना जस्ट। क्या बात है जी, क्या बात है। इंशाल्लाह हमने आपको इधर जंग की हमें बड़ी जरूरत है आपकी, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? लो सर वो सर थोड़े जी, ठीक होगा जी, अच्छी बात है भैया, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एस्बेस्टोस बॉडीज आर द गोल्डन ब्राउन बच्चों, इसकी शेप होती है, और उसके बाद रोड होते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास डंबल शेप इनकी होती है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। फाउंड इन एलोव्यूलर स्पूटम सैंपल विजुलाइज यूजिंग द रूशियन ब्लू स्टेन। बच्चों जब मैं आपको ये सारे स्टेन पढ़ाऊंगा ना बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, सारे स्टेन वहां पर इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर ये जो हमारे पास अगर आप रूशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करोगे ना तो उसके ऊपर आपको ये नजर आएगा, ये नीचे रूशियन ब्लू स्टेन इन्होंने इस्तेमाल किया, अगर आप देखो ना तो रूशियन ब्लू स्टेन के ऊपर हमें ये लाइट ब्लू सा और ये दरमियान से डार्क ब्लू सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये हमसे पूछा जाता है, तो आपने रूशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करना। मैं आपको दो तीन स्टेन के नाम ही आपको याद कराऊंगा। एक रूशियन ब्लू स्टेन को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे नंबर इंडियन जो स्टेन है, इंडियन इंक स्टेन जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं दो ही क्वेश्चन है जो असेंबली के अंदर आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। ठीक है, तो रूशियन ब्लू स्टेन बच्चों आपने इस्तेमाल करना है एस्बेस्टोस को एक्सपोज करने के लिए, उसको देखने के लिए। ठीक है, तो अगर पूछते हैं कि भाई कौन सा स्टेन हमने इस्तेमाल करना है तो वो ये वाला स्टेन आपके पास होता है। नेक्स्ट सर, कि अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर एस्बेस्टोसिस की वजह से और किस चीज का रिस्क इंक्रीज हो सकता है? डेट इज अ प्लूरल एफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर ना बातें बताना बहुत ज्यादा आसान है, तो लेकिन जब इसको हम देखते हैं ना डायग्नोज करना तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चल रहा होता कि यार चलें एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर हो गया, अब उसका प्लूरा इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब प्लूरा की वजह से अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो भाई वहां पर मेसोथेलियोमा भी हो सकता है, उसके बाद प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि प्लूरल एफ्यूजन भी आपका जो कॉम्प्लिकेशन है ना एस्बेस्टोस की, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि एस्बेस्टोस ने क्या करना है बच्चों, उसने आपके प्लूरल जो प्लूरल लाइनिंग है उसको वीक करना है। जब प्लूरल लाइनिंग वीक होगी तो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जब वो फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो पेशेंट के अंदर प्लूरल एफ्यूजन भी हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने आपको एक्सरे की फाइंडिंग्स बताई हुई ना, कि अगर आपने एफ्यूजन्स वगैरह को देखना हो तो उसके लिए आपने क्या करना, आपने एंगल्स के ऊपर आपने थोड़ा सा ज्यादा मतलब ध्यान करना होता है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल या कार्डियोफ्रेनिक एंगल वो हमारे पास ब्लर हो जाते हैं जब भी आपको पल्मोनिया एडिमा या प्लूरल एफ्यूजन्स होती है।
तो अगर पेशेंट के अंदर एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोसिस की वजह से उसको एस्बेस्टोसिस रिलेटेड सिम्टम आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, और अब पेशेंट क्या है हमारे पास आ रहा है कि उसके लंग्स के अंदर प्लूरल एफ्यूजन भी होगी, और आपको पता है प्लूरल एफ्यूजन की वजह से आपको और ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं। फिर इस पेशेंट के अंदर आपने क्या करना होता है, वही है हम पेशेंट के अंदर सेंटेसिस करेंगे, मतलब यहाँ से प्लूरल सेंटेसिस, मतलब इसके फ्लूइड को भी निकालेंगे, फिर हम इस पेशेंट को स्टीरॉइड्स के ऊपर भी डालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आप क्या करते हो, आपने इस पेशेंट का जो एक्सपोजर होता है एस्बेस्टोस के साथ वो खत्म करना होता है। इसलिए ना जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, शायद आप पढ़ेंगे भी आगे जाके इंशाल्लाह, तो जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना जिनके अंदर इस तरह के एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे आप टेक्सटाइल की बात कर लो पाकिस्तान के अंदर, तो उनका जो मेडिकल स्टाफ है वो इस चीज का मतलब ख्याल करते हैं। आफ्टर 5 years उनकी स्क्रीनिंग होती है, और उनके फिर वो ना यूनिट्स को भी चेंज करते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक बंदा उसका मतलब कि रुई वाला जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे उनका जो वूल होती है उसके साथ ज्यादा एक्सपोजर होता है, वो 5 साल बाद ना उसकी फिर वहां से ड्यूटी चेंज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट की वहां पर ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई 4-5 साल तक तो बंदा चलो ठीक है, एक्सपोजर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर इससे ज्यादा होंगे तो उसमें ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, इसलिए वो 5 years के साथ ना उनका जो ड्यूटीज है वो चेंज करते रहते हैं। तो ये जो अच्छी इंडस्ट्रीज है वो ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आगे, ब्रिलियोसिस। ठीक है बच्चों, ये ब्रिलियोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंडीशन के अंदर ना। मैं आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर तैयबा आपने बात याद रखनी है यूएस असेंबली के अंदर, वो इनकी कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर एस्बेस्टोस है फाइंडिंग कैसे है, स्टेन कौन सा इस्तेमाल करना है, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, अगर तो साथ स्मोकर है ब्रोंकोजेनिक, स्मोकर नहीं है मिजोथेलियोम है, और अगर स्मोकर भी नहीं है मिजोथेलियोम आपको ट्यूमर भी नजर नहीं आ रहा, तो जो अगली कॉम्प्लिकेशन है वो प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे आते हैं ब्रिलियोसिस। बच्चों ब्रिलियोसिस क्या है कि अगर आपका ब्रिलियम जो कि एक मेटल है इसके साथ एक्सपोजर हो रहा है, किसके साथ, अगर ब्रिलियम के साथ बच्चों आपका एक्सपोजर हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कंडीशन आपके अंदर डेवलप होगी दैट इज अ ब्रिलियोसिस। और बच्चों आपने याद रखना कि ब्रिलियम प्रेजेंट कहां पर होती है, क्योंकि देखो आप जो आपके पास पेशेंट है वो आपको थोड़ा बताएगा डॉक्टर साहब मेरे पास एस्बेस्टोस के साथ मेरा एक्सपोजर है, ऐसा नहीं वो आपको बताएगा, वो आपको अपना प्रोफेशन बताएगा, या बताएगा भाई मैं शिप के अंदर जो छतें बनती है वहां पर वो काम करता हूँ, या मैं प्लम्बरिंग का काम करता हूँ, या मैं मतलब कि वॉल्स के अंदर इंसुलेशन का काम करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन इन चीजों के अंदर एस्बेस्टोस है, इन इन चीजों के अंदर ब्रिलियम होती है। जैसे यहाँ पर वो आपको बताएगा कि अगर कोई बंदा क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या मतलब, जहाँ पर भाई डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं, एरोस्पेस के अंदर भाई काम कर रहा हूँ। अब ये एरोस्पेस वाला तो मतलब कि बहुत रेयर केसेस के अंदर ये मतलब पेशेंट प्रेजेंट करता है, जाहिर बात है जो एयर स्पेस के अंदर जा रहे हैं उनका मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा होता है, वो उनकी स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, तो उनके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट इनके साथ प्रेजेंट करें। ज्यादातर ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना इनके जो वर्कर्स होते हैं ना वो इन ब्रिलियोसिस या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पर इसका एक्सपोजर सबसे पहले देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर ब्रिलियोसिस ब्रिलियम के साथ एक्सपोजर की वजह से होता क्या है। यहाँ पर बच्चों बनते हैं ग्रैनुलोमास, नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा। देखो ना अगर आपका ये ब्यूटीफुल सा लंग है और ये हमारे पास एस्बेस्टोस आ रहे हैं, अब इस एस्बेस्टोस को देख के आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, वो नोटी हो गया। नोटी होने के बाद उसने क्या बना दिया भाईजान, वहां पर ग्रैनुलोमा बना दिए, ताकि हम क्या कर सकें, ग्रैनुलोमा का मकसद ये होता है कि हम इस एंटीजन को यहाँ पर पकड़ लें। तो जो आपके पास ब्रिलियम है, ब्रिलियम क्या करवाती बच्चे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाकर वहां पर ग्रैनुलोमा, और कौन सा ग्रैनुलोमा सर, नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, उनका टॉपिक है ये पूरा ग्रैनुलोमा, कि कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा क्या होता है, नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा क्या होता है। ठीक है जी, तो आपके पास हाँ जी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपको नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा आपको मिलते हैं, जो अंटिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, वेरी गुड। एंड सार्कोइडोसिस। एंड ब्रिलियोसिस, देखा तो इसी तरह, मुकोलाइटिस। हाँ हाँ ठीक हो गया। सर इसकी वजह से एक्सपोजर की वजह से सार्कोइडोसिस ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती डॉक्टर साहब, हो सकती है, क्योंकि उसका भी जो है ना वो कोई ना कोई एंटीजन ही होता है। अब वो हम ये नहीं कह सकते वो स्पेसिफिकली ब्रिलियम ही हो, वो कोई भी एंटीजन हो सकता है, वो कोयला भी हो सकता है, वो ब्रिलियम भी हो सकती है, वो सिलिका भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि फिर उसको सार्कोडोसिस वाली कॉम्प्लिकेशंस आए, बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर सार्कोडोसिस वाली नहीं आ रही भाई, ब्रिलियोसिस वाली आ रही, तो फिर हमने उसको ब्रिलियोसिस के अंदर कंसीडर करना है।
अब इसके अंदर हमें सर पता चलेगा कि यहाँ पर भी नॉन केशिएटिंग ग्रैनुल। देखो बच्चों, मैंने अगर जो पीछे वाले बच्चे हैं ना, अक्सर मैं उनसे जब से कल भी पूछा था सिमोमो बॉडीज आपको किसके अंदर मिलती हैं, तो जैसे जैसे हम चीजें पढ़ती रहती है ना, मैं आपको साथ रिवाइज करवाता रहता हूँ कि अच्छा हाँ बच्चों इसी के अंदर बनती हैं। तो इसी तरह जैसे ये नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा ये बड़ी जगहों के ऊपर बनते हैं। पैथोमा का छठा चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कोई 8 से 10 कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको ना ये सारी बातें याद होंगी। दैट इज द रियल नॉलेज, ये होती है रिटेनिंग। ठीक है, जैसे आप पीछे से आपने माशाल्लाह याद किया हुआ है। सर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर, एंड देयरफॉर ऑकेजनली रिस्पॉन्स टू द स्टीरॉइड्स। तो भाईजान जब ग्रैनुलोमास बनेंगे, इम्यून सिस्टम के मालिक्यूल्स है ना, यहाँ पर साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं। इसलिए वो कहता है कि ब्रिलियोसिस के अंदर जब हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे तो स्टीरॉइड्स की वजह से इस पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट हमारे पास आया, नॉन प्रोडक्टिव कफ था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, हमने उसका मतलब कि प्रोफेशन पूछा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ था। अब उस पेशेंट के अंदर हमने उसको मेडिसिन दी, वो पेशेंट ठीक हो गया था, उसकी सिम्टम कंप्रोमाइज मतलब डिक्रीज हो गई थी। तो भाई कौन सी मेडिसिन दी थी पूछ लेंगे आपसे, तो आपने याद रखना स्टीरॉइड्स को जो ब्रिलियोसिस है ये अच्छा इफेक्ट शो करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजॉल्व हो जाए, बट ये कि सिम्टम डिक्रीज हो जाते, क्योंकि ये साइटोकाइन्स को वही ना, आपका जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखोगे स्टीरॉइड्स का, तो वो हमारे पास कॉक्स और लॉक्स दोनों को इनहिबिट करते हैं, ना लिकोट्राइन्स बनेंगे ना साइटोकाइन्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या जो इन्फ्लामेटरी सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे साइटोकाइन्स की वजह से रिलीज हो रहे हैं। तो जब आप उनको उनकी सेक्रीशन या उनकी फॉर्मेशन को आप बच्चों इनहिबिट कर दोगे, तो ये आपके पास इम्यून सेल्स जो है ना, वो फिर आपके लंग्स की तरफ नहीं आएंगे, वो लेस ग्रेनुलोमास बनाएंगे। जब लेस ग्रेनुलोमास बनाएंगे तो हमारे पास जो लंग्स है उनके ऊपर प्रेशर भी कम आएगा, उनके अंदर कैमुलेशन भी कम होगी, पेशेंट की सिम्टम क्या है वो आगे से बेहतर हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए बच्चों आपने इसका क्या करना है, इसको हमने रिमूव करवाना है। क्या रिमूव करवाना भाई? रिमूवल ऑफ द एक्सपोजर, प्लस आपने इसके अंदर स्टीरॉइड्स को ऐड करना। फिर इंशाल्लाह ये पेशेंट की जो सारी चीजें ना फिर अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती कि सर ये जो ब्रिलियोसिस है इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कैंसर, तो ये कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि कौन सा कैंसर है, ठीक है, बट दे इट कैन इंक्रीज द रिस्क। प्लस लिखा हुआ भाईजान कोर पाल्मोनेल, तो कोर पाल्मोनेल इसके अंदर क्यों हो सकता है, अब मुझे आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आपको पता है सबको, व्हाई देयर इज अ कोर पाल्मोनेल इन दिस पेशेंट। ऑब्स्ट्रक्शन सर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? कैपिलरीज और एल्वेलाई और कैपिलरीज के दरमियान ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। उससे क्या होगा? तो सर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। सही है ना यार, पल्मोनी हाइपरटेंशन होगी तो वही बात है ना, आपको कितनी दफा हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की है, पल्मोनी हाइपरटेंशन होगी, राइट हार्ट फेलियर वाला होगा, और अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोर पाल्मोनेल। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, वेरी गुड, साथ साथ हमने रिटेन रखते हैं। तो मोस्टली अफेक्ट्स द अपर लोब्स, ठीक है बच्चों, तो ये इसके अंदर भी हमारे जो अपर लोब्स होंगे लंग के, वो अपर लोब्स आपके अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं जी कोलवर्कस निमोकोनियोसिस। कोलवर्कस निमोकोनियोसिस एनआरई के अंदर बच्चों जो एमसीक्यूज अगर आप देखोगे ना, तो ये ज्यादातर मेरे ख्याल में कोयला के एक्सपोजर के साथ इससे रिलेटेड काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो इसको काइंडली देखिएगा कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो भाई सिंपल सी बात है, पेशेंट क्या है, कोल माइन के अंदर काम कर रहा है पिछले बड़े सालों से, तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी कोल माइनिंग होती है, काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये कोल माइनिंग होती है, उनके फिर जो लेबर्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोलॉन्ग्ड कोल डस्ट एक्सपोजर वही है सर। तो अगर बच्चों ये जो आपका कोयला है ना, इस कोयले को मैक्रोफेजेस बड़े पसंद होते हैं, तो कोल स्टार्टेड टू अक्यूमुलेट इनटू योर ब्यूटीफुल मैक्रोफेजेस। और बच्चों कौन से मैक्रोफेजेस के अंदर ये डिपॉजिट होंगे, कौन से मैक्रोफेजेस के अंदर सर? एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के अंदर, एल्व्यूलर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के अंदर आपका ये जो कोयल है ये जाके वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैक्रोफेजेस लिडन विद कार्बन, वही बात है, मैक्रोफेजेस के अंदर ये कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये कार्बन डिपॉजिट होगा तो आपके माइक्रोफेजेस क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे और दूसरे सेल्स को बुलाएंगे कि भाई किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तो आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स वहां पर आएंगे, that can lead towards the inflammation, and if it's for a long time, if there is a recurrent inflammation, if there is a recurrent exposure, so it can lead towards the recurrent injury of your epithelium, and if there is a recurrent injury of your epithelium, there is the activation of the fibroblast cells again and again. And what is the factor, what is the cytokines that can lead towards the activation of your fibroblast cells, can you tell me? फाइब्रोसिस करवाने वाला कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको साइटोकाइन्स का लिखवाया था सर TGF क्या बात है डॉक्टर,
क्या बात है डॉक्टर साहब, आज तो आपने कमाल करी है। TGF बीटा, वेरी गुड, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो होता है वो हमारे पास ज्यादा फाइब्रोसिस करवाता है। ठीक है, अब आते हैं सर, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि भाईजान कोयला ब्लैक कलर का होता है, मैक्रोफेजेस का डिपॉजिट होगा वो भी आपको ब्लैक कलर के नजर आते हैं, तो इसलिए इसको हम ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। ये भी क्या करेगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैप्लान सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, कैप्लान सिंड्रोम का क्यों रिस्क इंक्रीज कर रहा है, वो ये यहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड साइटोकाइंस रिलीज होंगे, वो इन्फ्लामेशन को जाके मीडिएट करेंगे, इन्फ्लामेशन मीडिएट होगी, तो अगर उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपके ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्वाइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट कैन रिस्टोर द आर्थराइटिस, तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे, कैप्लान सिंड्रोम। अब देखो ये एक सी वाला कैप्लान है और एक के वाला कैप्लान भी आएगा आगे जाकर, तो जो आपके लंग्स के अंदर और लंग्स को इन्वॉल्व करके और ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करके आपके पास सिंड्रोम होगा ना, ये सी वाला कैप्लान सिंड्रोम है। ठीक है, काइंड इसको याद रखिएगा। तो हाँ जी, अभी तक हमने किस किस कंडीशन के अंदर कैप्लान सिंड्रोम पढ़ लिया until now, into which diseases नहीं you can दोनों कंडीशन, asbestosis कॉल and वर्क coal और lung ब्रेलियोसिस। वेरी गुड, coal work and borreliosis. वेरी गुड के सर, एस्बेस्टोसिस एंड द कोल वर्कर्स, कोयला के साथ एक्सपोजर और एस्बेस्टोसिस हो तो आपको कैप्लान सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। ये भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट। सर कोयला की वजह से क्या होगा, मैंने आपको जनरल बात बताई, जो चीज जमीन से निकलेगी वो अपर लोब्स को इफेक्ट करेगी, तो ये भी आपके अपर लोब्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसकी हमारे पास आपको जब आप इसका एक्सरे करोगे तो क्या नजर आएगा, राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटी सीन ऑन द इमेजिंग, तो आपको क्या है, निड्यूस मतलब इस तरह की ना गोल गोल सी ओपेसिटीज नजर आएंगी। यहाँ पर तो उन्होंने उसका एक्सरे ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको सेंड कर दूंगा एक्सरे भी। लेट्स सपोज अगर ये है ना, तो ओपेसिटीज आपको ऐसे यहाँ से व्हाइट नजर आ रहा है, यहाँ से व्हाइट नजर आ रहा है, और नड्यूल टाइप व्हाइटनेस आपको नजर आएगी। ठीक है, तो वो पेशेंट के अंदर कोल वर्कर से इमेजिंग फाइंडिंग है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगर कोल वर्कर्स और यहाँ कोयला के साथ एक्सपोजर होने की वजह से आपके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो इसको हम एंथ्राकोसिस भी कहते हैं। तो एंथ्राकोसिस कोई अलहदा कंडीशन नहीं है बच्चों, वो ये सेम ही कंडीशन है। कोयला के साथ एक्सपोजर होने की वजह से जो हमारे पास लंग्स कंप्रोमाइज होंगे ना, तो इसी कंडीशन को हम एंथ्राकोसिस कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन फाउंड इन द मेनी अर्बन ज्वेलर्स एक्सपोज टू द सूटी एयर। ठीक है जी, वही आपको कह रहे हैं कि सूटी एयर्स क्या है, कि जो आपके पास राख हो जाती है ना, और उस राख के साथ एक्सपोजर हो रहा है, जैसे यार आपके पास ये जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं ना, ये फायर ब्रिगेड्स के अंदर ये वाली चीज आपको नजर आ सकती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड बेचारों को वही आग बुझाते हैं, उनका ही शूटिंग एयर के साथ ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो वो जो शूटिंग एयर है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, वो कार्बन डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाएगी, क्या करवाएगी, एंथ्राकोसिस करवाएगी। तो जब हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं तो वही वो पीछे से यही होता है, हमारा कोयला ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। कोल वर्क के साथ अगर वो एयर के अंदर चला जाए, शूटिंग एयर की फॉर्म के अंदर, तो उसको एंथ्रोकोसिस कहेंगे। अगर सिंपली माइनिंग के अंदर से डायरेक्टली एक्सपोजर हो रहा है तो वो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, दैट इज अ सिलिकोसिस। मैं आपको दो कंडीशन अगर बताऊं ना, कोई मुझे पूछे सर यूएसएमएल के हिसाब से दो कंडीशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, ये सिलिकोसिस को आप देखोगे कि ऐसी कंडीशन इसके साथ रिलेट करवाते हैं ना, बंदा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो किस तरह क्रिएट करके पूछा जाता है ना, वो भी अभी आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट आते सर सिलिकोसिस। बच्चों सिलिकोसिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ एक्सपोजर होता है पेशेंट का, सिलिका के साथ। और सिलिका कहाँ पर होता है यार, जो सैंड होती है ना, जो रेत जिसको हम कहते हैं, ये सैंड के अंदर सिलिका ही होता है असल में। तो अगर उसके साथ एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट के अंदर तो क्या होगा, सिलिकोसिस होगी। और आपको पता है वो सैंड या जो सिलिका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सैंड ब्लास्टिंग के अंदर, वही आपके पास भाई सहरा के अंदर, फाउंड्रीज के अंदर और माइंस के अंदर। तो जहां जहां पर सिलिका प्रेजेंट है, फाउंड्रीज के अंदर, आप तो फाउंड्रीज तो बनती है उससे हैं। उसके बाद जो सैंड ब्लास्टिंग है, जो कहते नहीं कि क्या उसको कहते हैं यार, रेत का तूफान आ गया है, तो अगर किसी इलाके के अंदर बार बार रेत के तूफान आ रहे हैं तो उन लोगों के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर सिलिकोसिस का रिस्क बड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आती है माइंस। माइंस के अंदर अगर सिलिकोसिस के साथ एक्सपोजर हो रहा है, देन पेशेंट कैन आल्सो प्रेजेंट विद द सिलिकोसिस। तो वही आपको एक्सपोजर से आइडिया हो जाता है। मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्ड टू द सिलिका एंड रिलीज द फाइब्रिनोजेनिक फैक्टर लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। ठीक है जी, इसने कहा कि भाई अगर मैक्रोफेजिस का एक्सपोजर होता है किसके साथ, सिलिका के साथ, तो मैक्रोफेजिस क्या करता है, क्योंकि देखो मैं जब आपको इंशाल्लाह हेमाटोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर ये सारे सेल्स हम पढ़ेंगे हर चीज को डिटेल में पढ़ना है। आपके मैक्रोफेजिस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, मैक्रोफेजिस के पास क्या क्या चीजें होती हैं वो डिस्कस करेंगे, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, उनके हमने अंदर मॉलिक्यूल्स तक जाके डिस्कस करना है। तो जैसे अगर मैक्रोफेज को देखा जाए ना, तो मैक्रोफेज को मैं अक्सर कहता हूँ इट्स द बंडल ऑफ साइटोकाइंस।
इट्स द बंडल ऑफ कीमोकाइंस। तो इसके पास बड़ा माल होता है। तो जैसे कोई अगर टीबी ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आता है तो ये डिफरेंट साइटोकाइंस को रिलीज करता है। अगर इसके पास एस्बेस्टोस आएगा तो ये डिफरेंट साइटोकाइंस को रिलीज करेगा। कोयला आएगा तो डिफरेंट साइटोकाइंस को रिलीज करेगा। इसी तरह जब सिलिका के साथ इसको एक्सपोजर होता है ना, तो ये बच्चों आपके पास क्या रिलीज करता है? सिलिका के साथ एक्सपोजर तो बच्चों इट रिलीज द फिब्रोजेनिक फैक्टर। तो ये फैक्टर को याद रखिएगा, वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई सिलिका के अंदर मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करते हैं, तो ये फिब्रोजेनिक फैक्टर है। ये डबल एफ लिखा हुआ है, ये ना डबल एफ के नाम से लिखा, तो ये फिब्रोजेनिक फैक्टर ही होता है। फिब्रोजेनिक फैक्टर होगा तो भाई फिब्रोजेनिक फैक्टर कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द फाइब्रोसिस एज वेल। तो अभी तक फाइब्रोसिस के लिए हमने 2 वर्ड्स तो हमें अभी तक याद हो गए, टीजीएफ बीटा और फाइब्रिनोजेनिक फैक्टर। फाइब्रिनोजेनिक फैक्टर कब रिलीज होता है? जब मैक्रोफेज का एक्सपोजर सिलिका के साथ होता है। ठीक, इट इज थॉट दैट सिलिका मे डिस्टर्ब द फेगोलाइसोसोम एंड इंपेयर द मैक्रोफेजेस। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो मैक्रोफेजेस का काम है ना, क्या मैक्रोफेजेस का काम है? मैक्रोफेजेस का काम है फैगोसाइटोसिस करवाना। कि अगर कोई बैक्टीरिया जाता है, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, अगर ये वाला जो आपका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एम्प्टी बैक्टीरिया अगर आपके लंग्स में जाए ना, तो आपके मैक्रोफेजेस उसको पकड़ लेते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। फैगोसाइटोसिस करवाने के बाद क्या है, उसको लाइसोसोम के पास लेके जाते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, उसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, वो उसकी क्या करवा देते हैं, डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। कोई भी बैक्टीरिया हो, स्पेसिफिकली अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो तो। लेकिन अगर बच्चों मेरे पास एक ऐसा मैक्रोफेज है, लेट्स सपोज ये मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज का ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, लाइसोसोम ऑर्गेनेली है। जब भी मैक्रोफेज के साथ बैक्टीरिया आता है ना, तो मैक्रोफेज क्या करता है, अपना ये मुंह खोलता है इस तरह, उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है और उसको कहाँ पे ले गया, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, लेट्स सपोज न्यूक्लियस के बाद ले जाने के बाद न्यूक्लियस को कहता है कि यार इसको ना लाइसोसोम के पास ले जा, इसका हिसाब किताब ना आपका लाइसोसोम ही निकालेगा। तो जैसे मैं जो ये बैक्टीरिया इसने इंगल्फ किया, इसको कहाँ पर लेके जाएगा, मैक्रो इसके लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इस मैक्रोफेज के ऊपर, सॉरी इस बैक्टीरिया के ऊपर रिलीज करवाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो इसकी पे डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, कि हमारे पास यहाँ से जो आपने चीज इनगल्फ किया उसको लाइसोसोम्स तक लेके जाना, इसके लिए भाई ट्रैफिकिंग प्रोटीन्स होती हैं, इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर वो ट्रैफिकिंग प्रोटीन्स आपके पास डिस्टर्ब हो जाए, देखो जो आपके पास सिलिका है, ये सिलिका इसके मैक्रोफेजेस में डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या ये जो आपने बैक्टीरिया पकड़ा है, इसको आप लाइसोसोम्स के पास लेके जाओगे, और लाइसोसोम्स क्या इसकी डिस्ट्रक्शन करवा सकेगा? सर नहीं करवा सकेगा। इसलिए बच्चों जब पेशेंट का सिलिकोसिस पेशेंट को होती है ना, तो उसको साथ रिकरेंट इन्फेक्शंस भी हो रहा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शन होता है वो उसको ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो इसलिए पूछा जाता है कि सिलिकोसिस वाले पेशेंट के अंदर कौन सी मतलब कि किस इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है बच्चों? वो हमारे पास इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो रिस्क होता है हमारे पास इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इसके अलावा सर ये हमारे पास क्या कहता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ द लंग कैंसर, वही बात है, कोर पाल्मोनेल एंड द कैप्लान सिंड्रोम। मैं आपको लास्ट आगे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था ना कि जो सिलिकोसिस है ना, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी खतरनाक है। तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया हुआ था, सिलिकोसिस ऐसा मतलब सारा, सारे से मुराद क्या है, ये कैप्लान सिंड्रोम भी काज करता है, ये कोर पाल्मोनेल भी काज करता है, ये लंग कार्सिनोमा भी काज करता है। देखो हमने पढ़ा था ऊपर कि जो हमारे पास कैप्लान सिंड्रोम है एस्बेस्टोसिस के साथ, और उसके अलावा जो हमारे पास ये कॉल वर्कर्स थे इनके अंदर कैप्लान सिंड्रोम होता है। लेकिन कैप्लान सिंड्रोम के अंदर जो जो कॉल वर्कर्स हैं, जो एस्बेस्टोसिस है ना, उनके अंदर कोर पाल्मोनेल या जो लंग कैंसर है वो सबके अंदर नहीं हो रहा था। लेकिन जो सिलिकोसिस है ना बच्चों, सिलिकोसिस की वजह से आप देख लो लंग कैंसर का रिस्क भी बढ़ गया है, कोर पाल्मोनेल का रिस्क भी बढ़ गया है, और कैप्लान सिंड्रोम का रिस्क भी बढ़ गया। इसलिए मैं इसको कहता हूँ सिलिकोसिस सारा कुछ काज करता है, और वो सारा कुछ क्या है, कैप्लान सिंड्रोम हो गया, कोर पाल्मोनेल हो गया, और आपका लंग कैंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क यहाँ पर बढ़ता है। ट्यूबरक्लोसिस के साथ सबसे ज्यादा इसको रिलेट करके पूछा जाता है। आगे आते हैं सर, इफेक्ट किसको करता है, वही बात है, अपर लोब्स को इफेक्ट करता है। सारी चीजें अपर लोब्स को इफेक्ट करेंगी, सिर्फ एस्बेस्टोसिस है जो लोअर लोब्स को इफेक्ट करती हैं। सर आगे हमें क्या चीज फाइंडिंग नजर आती है, एक्सरे के ऊपर। बच्चे एक्सरे के ऊपर आपको नजर आएगी एग शेल अपीयरेंस। ठीक है, एग शेल कैल्सिफिकेशन ऑफ द हिलार लिम्फ नोड्स ऑन एक्सरे। जब आप एक्सरे देखोगे तो आपको लिम्फ नोड्स की क्या नजर आएगी, कैल्सिफिकेशन वहां पर नजर आएगी, वहां पर आपको कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। ठीक है, जो ये एग शेल मतलब वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, जैसे एग का शेल होता है ना, उसी तरह की वहां पर आपको कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। इसका भी मैं आपको एक्सरे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, द सिली एग सैंड विच आई फाउंड, वो आपको निमोनिक ग्लास पे लिखा हुआ है, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो ये तो बच्चों हमारा जो निमोकोनियोसिस था, जिसके अंदर हमने एस्बेस्टोस को डिस्कस किया,
जिसके अंदर हमने ब्रिलियोसिस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कोलवर्स को डिस्कस किया, सिलिकोसिस को डिस्कस किया। ये समझ लो कि इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आता है, चाहे वो आपका एनआरई है, चाहे वो हमारे पास यूएसएमडी है। ये बच्चों ऐसा टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज आता ही आता है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मरमर हो गया, जैसे मैं आपको उस दिन शायद ये डीवीटी बता रहा था, पल्मोनी एम्बोलिज्म बता रहा था, तो उनमें से टॉपिक्स आते हैं, उनमें से एमसीक्यूज आता है। तो ये आपका निमोकोनियोसिस है, इसमें से भी आपके एनआरई के अंदर, यूएसएमडी के अंदर एमसीक्यूज जरूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कल इंशाल्लाह सीवीएस का लेक्चर होगा।